नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जवाब पश्चिम बंगाल की जनता ने दिया, जवाब वोट के जरिए दिया और ममता बनर्जी की सरकार को वहां से उखाड़ फेंका और कमल वहां खिला है। एक दौर में अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। क्या वाकई में पश्चिम बंगाल जो असंभव नजर आता था, उस असंभव को मोदी और शाह की जोड़ी ने न सिर्फ संभव किया बल्कि एक ऐसा प्रचंड बहुमत दिया जिस पर कोई विश्वास नहीं कर पा रहा है। अब सोचिए, असम के अंदर एक तरफा जीत, पश्चिम बंगाल में एक तरफा जीत, पुडुचेरी में एक तरफा जीत, जबकि केरलम के अंदर यूडीएफ ने एक तरफा जीत हासिल की जो वहां एंटी इनकम्बेंसी की तरफ इशारा कर रहा है। क्या वही एंटी इनकम्बेंसी पश्चिम बंगाल में थी? और क्या एक फुल समर्थन हेमंत बिस्वा शर्मा को असम के अंदर रहा? और एक अभिनेता क्या वाकई में अपनी घोषणाओं के जरिए, अपनी फैन फॉलोइंग के जरिए जो वहां की स्थापित राजनीतिक पार्टियां हैं, क्या उनके पायों को उखाड़ सकता है? यह तमिलनाडु के अंदर नजर आया। क्या इस चुनाव ने बड़े भ्रम को तोड़ा है और कई चेहरों के भविष्य पर सवाल खड़ा करते हुए कई चेहरों को हमेशा के लिए अमिट किया है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता निमिषा गौड़ जी, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मिथिलेश जैमिनी जी हैं और साथ में विषय विशेषज्ञ के तौर पर एकलव्य सिंह जी हैं। शुरुआत निमिषा जी आपके साथ, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर एक नारी हारी है, लेकिन कहा जा रहा है कि वहां नारी ने ही नारियों पर बड़ा अत्याचार किया और इसलिए नारियों ने ही नारी को हरा दिया है। एक नारी के तौर पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या पश्चिम बंगाल को लेकर? विजेंद्र जी, मुझे अटल जी की एक बात याद आती है, अरब सागर से सिंधु सागर तक भारत एक है, अखंड है और सार्थक हो रहा है। यहाँ नारी नहीं, यहाँ जंगल राज हारा है। जिस जंगल राज में नारी शक्ति भी सुरक्षित नहीं थी, वहां पर ममता बनर्जी टीएमसी घुसपैठियों के समर्थन में लड़ रही थी और हम भारतीय जनता पार्टी बंगाल के विकास के लिए लड़ रहे थे। और अब विकास की बहार अब दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर बहेगी। आप देखिए, पश्चिम बंगाल में साइलेंट वोटर बाहर निकला भय के विरोध में। हमने कहा सबका साथ, सबका विकास और सबका भरोसा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल, आसाम में दोबारा जो हमारा तिबारा हम लोग चुनाव जीते हैं, तो वो विकास जीता है और उन्होंने हैट्रिक लगाया है। तो मैं ये कहूंगी, पश्चिम बंगाल की जनता के लिए ये विश्वास कायम रहेगा और आधारभूत संरचनाओं से लेकर के चारों जातियों का समान विकास होगा। बंगाल की धरती पर बंगाल वासियों का अधिकार है, घुसपैठियों का कोई अधिकार नहीं है। ये साबित कर दिया है, ये लोकतंत्र की जीत है और घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाया। ठीक है, केरलम और तमिलनाडु को लेकर जरा बताइए, वहां हम अभी भी जड़े जमाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। क्या तमिलनाडु में अभी भी द्रविड़ सोच, एक ऐसी सोच जिसको बीजेपी भेद नहीं पा रही? देखिए, वहां के अलग मुद्दे हैं, फिर भी वहां पर वोटिंग परसेंटेज देखा जाएगा तो वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की बढ़त हुई है। आने वाले समय में, मैंने कहा ना, दक्षिण भारत से शुरू हुआ है, वेस्ट बंगाल हम लोग जीते हैं और असम में हमने हैट्रिक बनाई है। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। और आप देखिए जिस तरह से सिमट गई है आज 99 का शतक कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने छू लिया है और 99 हार उनके खाते में चली गई है। मिथिलेश जैमिनी जी, क्या वाकई में पश्चिम बंगाल के बाद यह तय हो चुका है कि बीजेपी को हरा पाना अभी मुमकिन नहीं है, इस व्यवस्था में मुमकिन नहीं? और क्या इसके पीछे की वजह यह है कि अपोजिशन पूरे तरीके से कंफ्यूज है, उसको समझ नहीं आ रहा कि कहां किसके अगेंस्ट लड़े और वो मोदी विरोधी होते होते अपने ही सहयोगियों के खिलाफ आकर मैदान में उतरता है और उसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को मिलता है? देखिए विजेंद्र जी, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कर्मण्यवाधिकार, जो कर्म ही नहीं करेंगे जीतेंगे कैसे? बंगाल जीतने के लिए देश का गृह मंत्री 15 दिन वहां रहता है। आप ये बता दीजिए कि कांग्रेस का युवराज 15 घंटे भी रुके वहां? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झालमुड़ी खाते हैं और फोटो शूट कराते हैं गंगा के गोद में बैठकर। क्या कभी जनता से जुड़ने के लिए प्रयास किया? क्या कांग्रेस ने कभी नैरेटिव सेट करने की बात की, मुद्दों की बात की? केवल जो अब भारत की राजनीति में रेवड़ियां, मेरी रेवड़ी तेरी रेवड़ी से मीठी है, उस पर जब मुद्दा हो रहा है, लेकिन कांग्रेस कोई मुद्दे नहीं ढूंढ पा रही। आसाम में हालात क्या हुआ?
कि हमारे राजस्थान के लाल भंवर जितेंद्र सिंह गौरव गोगोई से 7 दिन बात ही नहीं कर रहे हैं। प्रियंका गांधी को वोट मांगने का, टिकट बांटने का अधिकार दे दें, उनसे बिना पूछे टिकट बांटे जा रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि पवन खेड़ा कहीं न कहीं बीजेपी का ही एजेंट था। जो इस देश में ऐसा कौन मुख्यमंत्री होगा जो अपनी पत्नी का 3 देशों से पासपोर्ट बना लेगा? ऐसा आधार रहित आरोप, और उस आरोप का हेमंत बिश्वा द्वारा धमाकेदार चमाटेदार जो प्रहार किया, उससे समझ में आया। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि पवन खेड़ा नए मणिशंकर है? दूसरे और क्या है आप बताइए? पूरा माहौल चेंज कर दिया उन्होंने। बिल्कुल, एक बयान ने पूरा बयान चेंज कर दी, पूरी बयार चेंज कर दी। आप उनकी पत्नी के लिए कह रहे हैं, उन्हीं महिलाओं के बीच में देश का प्रधानमंत्री जाके पूछ रहा है कि चाय कैसे चुनी जाती है, और उनकी पत्नी कह रही है हेमंत बिस्वा की कि मुझे कागज बताइए मेरे नाम से कौन से चाय के बागान है। तो आप जो हमारे यहाँ कहा जाता है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जिनके हृदय साच है उनके हृदय आप। तो कहीं न कहीं झूठ बोलना, असत्य भाषण करना कांग्रेस को ले डूबा। आप देखिए, आप ममता जी को हराने पहुंच गए, आप कोई धर्म निभाया आपने, हर धर्म को तोड़ा, और फिर कांग्रेस चाहे कि मैं राज में आ जाऊं, तो ये नियम नहीं है। आप देखिए राजस्थान में क्या हो रहा है कि 12 जो कांग्रेसी छोड़कर चले गए उनको वापस लाने की तैयारी कर रहे हैं। यानी कोई नीति नियम नियत कुछ नहीं, आप चले जाइए, मौज करके वापस आ जाइए, हम आपका वेलकम करेंगे। तो जो पार्टी नैरेटिव सेट नहीं कर पा रही हो, जो पार्टी लीडर तय नहीं कर पा रही, एक उपलब्धि राजस्थान को इस चुनाव में कांग्रेस से मिली है कि पिछले 7 साल में कोई भी ऐसा ऑब्जर्वर नहीं था, सीनियर ऑब्जर्वर, जिसने जीत दिलाई हो। सचिन पायलट ने यह करिश्मा करके दिखाया, क्योंकि कांग्रेस में सीनियर ऑब्जर्वर बनने का, चाहे भूपेंद्र हुड्डा बने, चाहे अशोक गहलोत बने, चाहे भूपेश बघेल बने, उसी को बनाया जाता है जिसकी अंटी में जोर होता है, यानी जो चुनाव में पैसा लगाता है। लेकिन सचिन पायलट ने वहां 14 जिलों में से 10 जिलों में 60 से 65 मीटिंगें की और कांग्रेस को जिताया। तो भी उनके ऊपर प्रहार अशोक गहलोत किस तरीके से दोनों। आप केरलम की बात करें, केरलम की, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अब जो एक सेट था, नहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके बावजूद सचिन पायलट को खामियाजा भुगतना पड़ जाए। देखिए, खामियाजा भुगतना पड़ना ये तो जनता तय करेगी, लेकिन मैं तो कांग्रेस के अंदर की बात कर रहा हूं। देखिए, कांग्रेस के अंदर इसका फायदा भी मिल सकता है कि जो आदमी जिता सकता है, 7 साल से इन्होंने ऑब्जर्वर प्रणाली शुरू की, उसमें बनाया और जिता के लाए। अब ये तो कांग्रेस का इश्यू है, लेकिन इंपॉर्टेंट इश्यू है कि बंगाल की जो धरती है, जो मां काली की धरती है, जो बलि चाहती है, और बलि किसकी चाहती है? साफ लिखा है दुर्गा सप्तशती में कि आप अत्याचार, अन्याय, सिंडिकेट मनी, कट मनी, और क्या वाकई में 5 राज्यों के चुनाव ने यह तय किया कि अगर कांग्रेस जमीन पर मजबूती से चुनाव लड़े तो फिर वो केरलम जैसा परिणाम ला सकती? क्या इसने तय किया कि अगर विजय थलापति जैसे एक सही उम्मीद जनता के बीच में जगह पाए तो डीएमके, एआईडीएमके जैसी स्थापित पार्टियों को हराया जा सकता है? क्या इस चुनाव ने तय किया कि अगर असम जैसे राज्य के अंदर हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे स्पष्ट नेता जो जैसे हैं वैसे बोलते हैं तो जनता के दिल में समाया जा सकता है? क्या इस चुनाव ने तय किया कि अगर आपकी नीति स्पष्ट है, राष्ट्रवादी है, तो पश्चिम बंगाल में ममता जैसे एक चक्रव्यूह को तोड़ा जा सकता है? क्या वाकई में इस चुनाव ने बहुत कुछ सिखाया है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता निमिषा गौड़ जी, कांग्रेस प्रवक्ता आर तिवारी जी, राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी और विषय विशेषज्ञ एकलव्य सिंह जी। एकलव्य जी, क्या वाकई में आपको लगता है कि इस इलेक्शन ने सिखाया है अगर आप जनता के दिल में जगह बना लेते हैं तो बहुत फर्क नहीं पड़ता कि आप स्थापित पार्टी है या नहीं है, नया चेहरा है या नहीं है, आप वहां से कनेक्ट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ जनता से कनेक्शन जरूरी है? देखिए विजेंद्र जी, जहां तक बंगाल की बात है, मैं समझता हूं कि बंगाल जो है वो भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जन्मभूमि है। और ठीक है, ये चुनाव बंगाल में हो रहा था, परंतु अगर आप पूरे देश के समीकरण देखेंगे तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं एक, जिसे कहते हैं ना, चेतना का जागरण हुआ कि बंगाल जो कि हमारा एक अभिन्न अंग है, किसी भी कीमत पर उसे तोड़ने वालों के विरोध में एक बदलाव नहीं बल्कि बदला लेना है। और आप देखिए, मैं समझता हूं विजेंद्र जी की इसके लिए जनता के अलावा भी जो ऐतिहासिक घटनाएं हुई हमारे यहां, आप देखिए, चुनाव आयोग के बारे में कुछ भी कहा जाए, लेकिन सच्चाई यह है कि आज की तारीख में उसने अपने
जिसे कहते हैं प्रतिष्ठा को दाव पे भी लगा के ऐतिहासिक निर्णय लिए, बिल्कुल। उस ऐतिहासिक कदम उठाए, उन कदमों को एक तरह से सर्टिफाई किया सुप्रीम कोर्ट के एक कठिन निर्णयों ने, और उसी को इंश्योर करने के लिए हमारे जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं उन्होंने अपनी जान जोखिम डाल के ये इंश्योर किया कि उसकी इंप्लीमेंटेशन हो। ठीक है, देखिए मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए असम की तस्वीरें। हेमंत बिस्वा शर्मा के चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि तीसरी बार सत्ता में आने के लिए वो जितने स्पष्टवादी हैं उसी स्पष्टवादिता के साथ आगे भी सरकार चलाएंगे। लेकिन एकलव्य जी, आपने एक लाइन इस्तेमाल की कि भाई इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगाकर, मैं मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन की प्रतिष्ठा कभी दांव पर नहीं थी, वो हमेशा से मजबूत रही। एक नैरेटिव जरूर उनके अगेंस्ट सेट किया गया और वो देश की जनता के दिल को न टच कर पाया, न दिमाग के अंदर आ पाया, क्योंकि जनता जानती है कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होकर चुनाव कराता है। वरना आप जरा बताइए केरल कांग्रेस कैसे जीत जाती फिर? नहीं, देखिए विजेंद्र जी, मैं तो कह ही रहा हूं कि दाव पे लगाने का मतलब यही है कि एक नैरेटिव खड़ा करने का प्रयत्न किया जा रहा था। जिस तरह की बातें, मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त ही नहीं, उनकी परिवार के बारे में भी होने लगी थी, तो मैं ऐसा समझता हूं कि उसके बावजूद भी जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा। और मैं मानता हूं कि जिस तरह से टीएन शेषन साहब को भारत के उत्तम मुख्य चुनाव आयुक्तों में याद किया जाता था, ये इनको भी इसलिए याद किया जाएगा, ज्ञानेश कुमार जी को, क्योंकि विजेंद्र जी ये जितनी बड़ी जीत और ये आंकड़ा जो ऐतिहासिक है ना, बंगाल के इतिहास में ये पहला चुनाव है जिस तरह से ये जितना भय और हिंसा से रहित रहा है, तो वो भी अपने विजय है। विजेंद्र जी, इस विजय के साथ मैं मिठाई खिलाना चाहती हूँ। हमारे सभी यहाँ पर कांग्रेस के प्रतिनिधि मिठाई लीजिए, जीत का जश्न मनाइए और बंगाल की और आसाम की जीत के लिए एक दूसरे को मिठाइयां खिला सकते हैं। आर तिवारी जी केरल की जीत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। केरल की जीत के लिए और पश्चिम बंगाल की जीत के लिए। देखिए, ऑन अ सीरियस नोट, मुझे लगता है कि इस चुनाव में भाजपा और कांग्रेस में बड़ी टैसिट अंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि अगर आप देखोगे, बहुत बहुत बधाई आपको, बंगाल में क्या हुआ, दिवस है ये। अपने इंडिया अलायंस के पार्टनर के लिए राहुल गांधी जी ने जाके वहां पे बोला कि ममता जी ने इतनी बेकार सरकार नहीं चलाई होती और इस तरह से अराजकता नहीं फैलाई होती तो भाजपा के लिए दरवाजा नहीं खुलता। अरे वो बोलते कांग्रेस के लिए दरवाजा नहीं खुलता, वो कह रहे हैं। उसी तरह से केरला में भी आप यदि देखेंगे, भाजपा ने वहां की पॉलिटिक्स देखने के बावजूद भी अपनी विचारधारा से कहीं समझौता नहीं किया, तो उससे ऑटोमेटिकली ही कांग्रेस के लिए एक रास्ता खुलना था वहां पे, जब लेफ्ट के विरोध में कंप्लीटली वहां पे एक तरह से ऑलमोस्ट 10 वर्ष की एंटी इनकम्बेंसी। तो मैं तो समझता हूं कि ये मिठाई सही खिला रहे हैं। एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग थी भाजपा और कांग्रेस में कि बंगाल हमारा, केरला तुम्हारा। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि बंगाल के अंदर कांग्रेस बीजेपी की बी टीम थी और केरल के अंदर बीजेपी कांग्रेस की भी टीम थी? नहीं, सारे तथ्य यही दिखा रहे हैं ना। आप बताइए कि मतलब राहुल गांधी जी एक तो 2 ही बार गए और वहां पे जाके केंद्र, भाई आज तक तो आपका नैरेटिव ये चलता था कि बीजेपी चुनाव चोरी कर लेती है, ये कर लेती है, वहां पे आपको अचानक से जाके अपने इंडिया अलायंस के सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टनर के बारे में आप बोलने लगे कि अराजकता फैलाती है और सबसे बेकार सरकार चलाई है। तो विजेंद्र जी देखिए, जनता जो होती है ना वो समझदार होती है। मुझे लगता है कि शायद ये 2024 का जो इलेक्शन था उसका राहुल गांधी ने बदला लिया है मिथिलेश जी, क्योंकि ममता दीदी उस तरीके से राहुल गांधी को लीडर कभी मान ही नहीं पाई जिस तरीके से राहुल गांधी शायद उम्मीद करते थे, और उसका बदला पश्चिम बंगाल में ले लिया गया। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी ज्ञानेश कुमार जी के लिए बोल रहे थे, जो आदर्श आचार संहिता है उसके चौथे पॉइंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है कि वोटर अपने घर से भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बूथ तक उसको वाहन नहीं उपलब्ध करा सकती। और इस देश में पहली बार नजारा देखने को मिला कि देश भर में फैले हुए बंगाली भाइयों को वहां पहुंचाने के लिए निजी वाहन, स्पेशल ट्रेन चलाई गई। तो क्या चुनाव आयोग सो रहा था? ये एक बहुत बड़ा इशू है जो ज्ञानेश कुमार जी के लिए जो भी कह रहे थे, वो टीएन शेषन में और ज्ञानेश कुमार में एक मेजर डिफरेंस है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज कि राहुल गांधी, अगर ममता दीदी जीत जाती तो आप मान के चलिए कि ममता दीदी राहुल गांधी को बहुत पीछे पटक देती। और बीजेपी कभी नहीं चाहती कि विपक्ष में एक ही चेहरा रहना चाहिए, और वो चेहरा मजबूत चेहरा है राहुल गांधी का, और उसको मेंटेन करने के लिए आप बताइए, अधीर रंजन जी चुनाव हार गए,
तो किस उम्मीद में गए आप थे? दो धारी बोल रहे हैं, आप दो धारी बोल रहे हैं। देखिए, या तो स्पष्ट कीजिए भाई जी डिफरेंस और दो धारी बोल रहे हैं। देखिए डिफरेंस मैं स्पष्ट कर रहा हूं, मैं इसीलिए क्लियर कर रहा हूं, मैं दो धारी स्पष्ट कर रहा हूं, मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि किसी भी कीमत पर अगर ममता दीदी ये चुनाव जीत जाती, क्योंकि बंगाल में 35 साल कम्युनिस्ट का राज रहा ठीक है। और 15 साल इनका रहा, तो 50 साल की वहां फेडअप था और बीजेपी ने 2016 से वहां काम किया और बता दिया कि हम करना चाहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट, बीजेपी ने बताया, गंगा नदी से जोड़ा कि जो उत्तराखंड से गंगा निकलती है वो गंगा यूपी और बिहार से होते हुए बंगाल तक जाती है, और गंगा का जो पानी पीते हैं, गंगा को जो पवित्र मानते हैं, वो भगवा के साथ रहेंगे, वो हुआ। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर दीदी जीत जाती तो राहुल गांधी कभी भी जो यूपीए के चेयरपर्सन अब नहीं रह पाते, क्योंकि ममता दीदी पूरी तरह उनको तय कर चुकी थी कि वो कह रही थी, अपने भाषणों में भी कहा था कि बंगाल तो पहला कदम है, अगला निशाना दिल्ली है। वो दिल्ली में मोदी जी को रिप्लेस कर 10 सेकंड, क्योंकि एक बात कही गई, यही पॉइंट था। देखिए विजेंद्र जी, डिफरेंस तो और भी था। टीएन शेषन ने बहुत ऐतिहासिक चेंजेस लाए, लेकिन आगे चल के लाल कृष्ण आडवाणी जी के विरुद्ध अहमदाबाद से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े। तो देखिए, आपको अगर किसी चीज को किसी कॉन्टेक्स्ट में देखना है तो पूरे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि ये ज्ञानेश कुमार जी का जो सबसे बड़ा बंगाल के परिप्रेक्ष्य में इंपॉर्टेंट बात थी, वो ये सुनिश्चित करना था कि वहां भय और हिंसा से रहित चुनाव हो, और जो लोग वहां पे लीगल वोटर्स हैं वही लोग वोट डालें। मैं इसको अलग एक और ऐड ऑन करना चाहूंगी विजेंद्र जी। मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि जैसे राजस्थान के अंदर परीक्षाएं होती हैं तो सरकार फ्री कर देती है बसों के लिए कि भाई सब आ जाइए, परीक्षार्थी परीक्षा देकर चले जाइए। मिथिलेश जी शायद ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को यह व्यवस्था कर देनी चाहिए थी कि भाई जो यहां का वोटर है वो फ्री में आइए, उसका व्यवस्था इलेक्शन कमीशन करेगा, उसके जाने के लिए व्यवस्था इलेक्शन कमीशन करेगा। क्योंकि जो मजदूर तबका होता है ना एकलव्य जी, वो 1000-2000 रुपए और 5 दिन की दिहाड़ी नहीं छोड़ सकता। वो सोचेगा वोट नहीं करेंगे कोई बात नहीं, अपना 20,000 का 5-10,000 का नुकसान क्यों कराया। ये इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए। लेकिन आर तिवारी जी, क्या वाकई में कांग्रेस इसमें खुश है कि केरलम आ गया, तमिलनाडु में क्या जाने की गठबंधन हो जाए और पश्चिम बंगाल में दीदी साफ हो गई? साफ हो गई का मतलब है कि अब जमीन कांग्रेस के लिए वहां धीरे धीरे तैयार हो सकती है। विजेंद्र, जो जीता उसको सलाम और जो हार गया उसको हम फिर ये कहेंगे कि अगली बार फिर तैयारी करना, खड़े होना। लग रहा है कि देश में केवल बंगाल का ही चुनाव हुआ, पूरा देश का टेलीविजन कहने के लिए तो मैं किसी भी भोंडे शब्द का उपयोग कर सकता हूं। सुबह 6 बजे से अब शाम को 6 बज रहे हैं, केवल एक बंगाल का चुनाव ही है क्या? अरे भाई केरल पर भी तो ध्यान दो, सारी बात टेलीविजन पे आ रही है, बंगाल जीत रही है जैसे कोई पाकिस्तान, और आपने बांग्लादेश पर झंडा गाड़ी है। अरे वो हमारा देश का हिस्सा है। केरल पर बात कर रहे थे सर, केरल में जीत का क्रेडिट आप किसको देंगे सर? जीत का क्रेडिट जनता को ही जाता है, चाहे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीते, पांडिचेरी में जीते, केरल में हम जीते। देश की जनता को सलाम है, जो निर्णय करती है सोच समझ के करती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो कानून दिखाया, जो संविधान दिखाया, वो जात पात से ऊपर था, धर्म से ऊपर था। एक वोट का अधिकार राजा को दिया और एक वोट का अधिकार सबसे कमजोर व्यक्ति को दिया। हम अगर हमारा वोट का अधिकार का उपयोग संयम से करेंगे, फैसले अच्छे आएंगे। चुनाव प्रभारी को भी जिम्मेदार आप मानते हैं कि भाई बड़ा रोल रहा होगा? नहीं, चुनाव प्रभारी जिस भी राज्य में जाते हैं, अगर वहाँ विजय होती है तो उनका सम्मान बढ़ता है, और अगर विजय नहीं होती है तो उनको कहीं नीचे देखना पड़ता है। तो अगर आसाम के चुनाव प्रभारी सचिन पायलट जी थे, उनको भी हम बधाई देना चाहते हैं, इसमें कहने में क्या बुरी बात है। केरला के अगर प्रभारी थे तो हम उनको बधाई देना चाहते हैं इसमें। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं विजेंद्र, मैं ये कह रहा हूं सर, रात को 6:30-7 बजे के आसपास बीजेपी ऑफिस में एक भव्य आयोजन होना है पश्चिम बंगाल की जीत को लेकर। मैं ये सवाल कर रहा हूं कि क्या वाकई में कांग्रेस के दिल्ली ऑफिस में केरलम की जीत को लेकर कोई आयोजन है? राहुल गांधी देश में है भी या नहीं अभी? अरे भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक दल है क्या विजेंद्र? पहले तो आप बताओ, ये इवेंट वाली पार्टी है। मैं कह रहा हूं फिर किसी भी तरीके से एक प्रकार, आपने अभी तो मीठा मीठा खाया है सर, अभी तो मीठा खाया है सर। बताइए ना, क्या कांग्रेस अपनी जीत में, क्या कांग्रेस अपनी जीत को सेलिब्रेट कर भी रही है दिल्ली में या नहीं कर रही है?
चले गए, बोलो ना। नेता प्रतिपक्ष कहाँ है? मैं कह रहा हूँ निमिषा, आपकी दिन मेंबरशिप रात का मेहनत फार्म है करते हैं क्या? आप एक चुनाव बटन लड़ते दबा हैं दो, कार्यकर्ता आप मिस कहाँ कॉल दे गए? दो, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। बन जाता है। आर तिवारी जी, आप देखिए बताइए ना, कार्यकर्ताओं को 4 लोग बूस्टर डोज इकट्ठे देनी नहीं कर पड़ती है ना सकते भाई। आर तिवारी जी, कार्यकर्ताओं को बूस्टर डोज देनी पड़ती है। अब शाम की तस्वीर आप देखिएगा, अमित शाह हो गए, मोदी हो गए, बाकी नेता हो गए, सब बीजेपी ऑफिस में सेलिब्रेट करेंगे पश्चिम बंगाल की जीत को, अरे असम तो की जीत को। मैं सुनिए कह रहा तो हूं, सही सर, उस क्या celebration कांग्रेस, को पूरा क्या देश कैसे कांग्रेस, देखेगा? आप क्या मीडिया के कांग्रेस, माध्यम से अरे भाई देखेगा। क्या कांग्रेस ये दिल्ली में इवेंट सेलिब्रेट वाले- करेगी मैं केरलम कह रहा को? हूं, इवेंट वाली राहुल गांधी पार्टी है देश में, जोर है क्या देश में जबरदस्ती से सर? पैसे के, मैं कह रहा हूं देश का अगर सबसे बड़ा अरे सर, देश में है क्या? राहुल गांधी सुबह से दिखे नहीं है, मैं इसलिए पूछ रहा हूं। जनता पार्टी के पास में हमारे तो चुनाव के आर तिवारी जी, आप अलग ले गए सर। आर तिवारी जी, समझिए सर। जिनके नेता प्रतिपक्ष भ्रष्टाचार के राजस्थान के लिए आरोप कितना में, बड़ा गौरव का क्षण हो। आरोप में जी। जमानत पर बाहर है, वो पार्टी की बात अरे करती है। आपके तो नेता बेईमानी सी करीब लगती आ है। रहे हैं गुजरात से। अरे ये आप तो कोर्ट का जमानत है पर मामला। बाहर हो भाई। हमारे तो आपके जमानत पे नेता चलती रहती है। प्रतिपक्ष जमानत पर का बाहर मतलब है। अपराधी नहीं हो सोनिया जाती। गांधी भाई समझ ही नहीं रहे हैं, कोई बात नहीं, दोनों एक रुकिए। परिवार की मिथिलेश पार्टी जमीनी की जी, बात करती तो मिथिलेश झूठ जमीनी लगता जी, ही अरे है। आपके हम केरल, तो हमारे तो केरल के बारे में लगभग ये था कि भाई अमित शाह, एलडीएफ वहां से जा रहा है और यूडीएफ आ रहा है, ये लगभग तय था। पश्चिम बंगाल महत्वपूर्ण है और तमिलनाडु महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल में राजस्थान के जो लीडर्स वहां पहुंचे, उनकी भूमिका आप कैसे देखते हैं इस जीत के अंदर? देखिए, निश्चित रूप से मरुधरा के 3-4 नेताओं ने बहुत पसीना बहाया है। उसमें पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, जो लास्ट मोमेंट पर हमको दिखे कि अमित शाह के साथ वो मंच शेयर कर रहे थे, तो क्या 2.5 साल बाद उनकी राजनीतिक नियुक्ति या राज्यसभा में जाने का रास्ता खुला है। दूसरा एक चेहरा है जो मारवाड़ से आते हैं, कैलाश चौधरी। कैलाश चौधरी ने बड़ा काम किया नंदीग्राम में, जहां शुभेंदु अधिकारी जीत रहे हैं। कैलाश चौधरी को वहां का प्रभारी बनाया था और उन्होंने बहुत स्ट्रेटेजिकली काम किया। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इस चुनाव की जीत में, बंगाल की जीत में एक और भी नाम है, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। जब भी स्मृति ईरानी को वहां भेजा जाता था, साइलेंट वर्क करती थी। एक दूसरे हैं धर्मेंद्र प्रधान, मैं कहूंगा वो बीजेपी के लिए शुभ हैं, वो गणेश जी हैं। जहां जहां धर्मेंद्र प्रधान को भेजा है वहां वहां जीते हैं। और कांग्रेस में अशुभ है भंवर जितेंद्र। जहां जहां भंवर जितेंद्र, जहां जहां पैर पड़े संतन के, तांता बंटाधार, जहां जहां भंवर जितेंद्र को भेजा है वहां वहां बीजेपी कांग्रेस का साफ हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब, और भजनलाल जी, राहुल गांधी को भी ले लीजिए, 99 बिल्कुल राहुल गांधी का भी है, लेकिन भंवर जी को ही क्यों कोस रहे हैं? देखिए, भजनलाल शर्मा का भी है कि जहां जहां गए हैं भाजपा को लाभ हुआ है। और पर्टिकुलर जो पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री बना रहे हो, राजस्थान के ही हैं, गणेश जी हैं, शुभ है। निमिषा को आज ही बधाई दे दूं। देखिए भाई आप भूपेंद्र यादव जी को बना दो, ज्यादा अच्छा, कम से कम 25 की सरकार का गांधी परिवार की चाकरी करने से राजस्थान का लाल है भूपेंद्र यादव। अरे सर, भजनलाल जी भी तो यहीं के लाल है। वो राजस्थान के नहीं है, हरियाणा के हैं। हरियाणा के भूपेंद्र, हरियाणा के हैं। एक मिनट, आर तिवारी जी, आर तिवारी जी, आर तिवारी जी, हताशा एक तो मैं समझ भूपेंद्र जी, सकती हूं। एक तो भूपेंद्र जी हरियाणा से है, दूसरा भजनलाल जी तो यहीं के लाल हैं। अब मुझे दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन जो मिथिलेश जी कह रहे हैं कि भाई भजनलाल जी जहां जहां गए वहां भी तो चुनाव जीते हैं, वो भी तो शुभ है। देखिए विजेंद्र जी, राजस्थान का चौतरफा विकास हो रहा है, राजस्थान में निवेश आ रहा है, राइजिंग राजस्थान से सफल हो रहा है। ये कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये कांग्रेस की हताशा बोल रही है। तिवाड़ी जी, मैं एक स्पष्ट कर दूं, तिवाड़ी जी मैं स्पष्ट कर दूं कि भजनलाल पूरा राजस्थान भजनलाल शर्मा को एक आशीर्वाद है वो, और कि वो आप गिरिराज धरण के भक्त हैं। जी। जब वो खुद मुख्यमंत्री बने तो उनको खुद को पता नहीं था मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, बने ना, तो उन कई आदमियों के पग फेरा ऐसा होता है, कई प्रारब्ध ऐसे होते हैं कि जहां जिनकी उपस्थिति होती है, सनातन में कहा जाता है, वो फिजा बदल जाती है। तो भजनलाल शर्मा में कोई शक्ति है, कोई आशीर्वाद है, इस चीज को मान लीजिए आप। बनवा दो भजनलाल जी से। देखिए मैं कह रहा हूं आपको प्रभु कसम इंद्र है, की आप कितनी भजनलाल कृपा हुई है, देखिए, मैं सड़कों की बात नहीं कर रहा, के निकाय के चुनाव देखिए, करवा दो। देखिए, मैं दावा कर रहा हूं ना, आप राजस्थान की जनता तैयार है, आप समझ चुके हैं। देखिए विजेंद्र जी, राजस्थान के लिए एक मिनट वापस लौटते हैं। आप सिमट चुके हैं। एकलव्य जी, फिर भी एकलव्य जी, परसेप्शन का खेल है सारा। एक मिनट आर तिवारी जी, प्लीज, आर जी, एक मिनट, आर जी एक मिनट भैया, एकलव्य, परसेप्शन का खेल होता है, परसेप्शन का खेल होता है। जीत के बाद जो जश्न होता है, दरअसल वो अभिवादन भी होता है। अब बीजेपी ऑफिस में करती है, दरअसल वो कार्यकर्ताओं के अंदर अभिवादन होता है, जिसमें एक एक को नोटिस किया जाता है और कहा जाता है कि आपकी वजह से हम जीत कर आए हैं। मैंने कल्चर कांग्रेस में नहीं देखा। अब वो पार्टी की अलग अलग रीति नीति हो सकती है,
लेकिन क्या वाकई में केरलम को जिस तरीके से वन साइडेड कांग्रेस जीती है, क्या दिल्ली ऑफिस में हम उम्मीद भी कर सकते हैं कि वो इस तरीके का प्रोग्राम करेंगे? और क्या राहुल गांधी है क्या देश में? नहीं, देखिए विजेंद्र जी, ये तो एक बहुत ही बड़ी बात हो गई कि दिल्ली के इंदिरा भवन में कोई बड़ा जश्न मना के और ये सब करना। मैं तो हमारे राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में एक राजस्थान के गौरव का क्षण बनने का एक जो छोटा सा अवसर है वो तिवाड़ी जी को ही बता देता हूँ। हमारे माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं अशोक गहलोत जी, वही थोड़ा सा कह दें कि वहाँ पे केरला में हमारे कर्मठ पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी ने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए हम जीत गए। इतना ही अशोक गहलोत जी पीठ थपा दें तो राजस्थान के लिए बड़ा गौरव का क्षण हो जाएगा। आप तो कहां भारत के लेवल पे पहुंच गए। पर आपने उनका मिलन नहीं देखा था क्या, भरत मिलन? हाँ, उसमें वो बता रहे थे कि सचिन पायलट अपनी गलती समझ गए हैं, सुधर गए हैं, संभल गए हैं, अपनी गलती का अंजाम भुगत चुके हैं, ये बता रहे थे। दोनों टांगे अंदर है, आज भी बच्चा मानते हो। तिवारी जी, आर तिवारी जी, उनको दे दी बधाई, आर तिवारी जी बनाया था उनको वहां का। आर तिवारी जी, उस भरत मिलन में राम कौर और भरत कौन थे? राम तो राम ही थे, बड़े अशोक। आप कह रहे हैं भरत मिलन है, तो राम तो राम कौन थे अशोक उसमें? गहलोत और भरत जी हमारे सचिन पायलट जी। तो भरत को राज सिंहासन देंगे क्या? चरण पादुका के साथ सिंहासन तो भरत ने संभाला। 3 साल बाद की घटना है। आज तो आप केरल में हमको बधाई दो, केवल 4 बार तो दे दी। शहंशाह हमारे आप ही नहीं, आप ही बधाइयां नहीं ले रहे हैं। पहली बार बंगाल। मैं कह रहा हूं, मैं तो आपको बधाई दे रहा हूं, आप सचिन पायलट जी को तो बधाई दो। आर तिवारी जी, आपकी जमानत जब्त हो गई है बंगाल में। आर तिवारी जी, फिर से बधाई देते हैं सर। केरलम के अंदर 40 साल से नहीं है अब बंगाल सुनिए में। तो सही, आर तिवारी जी, केरलम के अंदर कांग्रेस के यूडीएफ के लिए जिस तरीके से उसने काम किया और जैसा जनता ने उसको समर्थन दिया, आपको वहां जीत की हार्दिक बधाइयां। इसके अलावा तमिलनाडु में हो सकता है टीवी के आपके साथ गठबंधन करे। नहीं, ये गठबंधन करेंगे टीवी के। चलिए ये मान लेते हैं, और हो सकता है सत्ता में रहते हुए सत्ता का स्वाद ना चखते हुए भी सत्ता में रहे आप तमिलनाडु में, ये भी हो सकता है। इसकी भी बधाई सर। लेकिन मेरा सवाल यह कि क्या इसका कोई जश्न है क्या कांग्रेस में? अप्रिसिएशन है क्या कांग्रेस में कि भाई दिल्ली ऑफिस के अंदर जो जीत के सूत्रधार रहे उनको अप्रिशिएट किया जाए? ये है क्या? चलिए मैं बधाई देती हूँ आपको आर तिवारी जी, मैं बधाई देती हूँ आपको। अपनी तो बधाई तो ले लो आप। इसमें आप जश्न मना रहे हो राजा महाराजाओं के जैसे। शहंशाह आर तिवारी जी बधाई ले लो। जनता का सेंचुरी से एक राज्य दूर हो आप। बधाई तो ले लो भाई मेरे। आपने अरे बधाई ले लो, मिठाई खा लो आप। सेंचुरी से एक दूर है सिर्फ आप। 99 सीटें हार चुके हैं आप। भाई फिर बधाई ले लीजिए। कोई बात नहीं, ये तस्वीरें अच्छी हैं। निशा जी, आप पश्चिम बंगाल जीतने की मिठाई खिला दीजिए, तिवारी जी आपको खिला देंगे केरल जीतने की। हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं। मैंने तो इनको मिठाई दी आसाम का पेड़ा और खिलाना आप वेस्ट बंगाल और उसके साथ में मैं आसाम की हैट्रिक के लिए बहुत बहुत बधाई। मैं कांग्रेस के भाई को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, मिठाई खिलाती हूँ। देखिए विजेंद्र जी, ये भगवान राम में बिलीव करने वाले लोग हैं। भगवान राम का मंदिर इन्होंने बनाया 500 साल पहले, और भगवान राम ने जब रावण से विजय प्राप्त करके आ गए थे तो जितने भी वानर थे सबको नए कपड़े पहनाए और सबका धन्यवाद भगवान राम ने खुद ने अर्पित किया। तो ये जो थ्योरी है, ये सनातन की बेसिक थ्योरी है कि जिसने गिलहरी का भी अगर योगदान है अगर राम सेतु बनाने में, तो उसको भी आज तक सनातन में याद किया जाता है। तो ये जो बीजेपी की प्रथा है, ये पूर्ण रूप से सनातनी प्रथा है, कोई इवेंट मैनेजमेंट नहीं है कि जिसका भी आपके ऊपर एहसान है उसका एहसान फरामोश मत होइए। ये मैं बताता हूं कि एक बड़ी मैं कहूंगा कि आध्यात्मिक सच्चाई है कि जो भी व्यक्ति आपके जीवन में बुरे समय में अच्छे समय में आपके साथ रहा है, उसके प्रति आभार व्यक्त करना ये सनातन का आधार है। भगवान कृष्ण को देख लीजिए, भगवान राम को देख लीजिए, भगवान शिव को देख लीजिए कि अपना भस्मासुर तक पैदा कर दिया उन्होंने। तो ये सनातन का मूल आधार है जिस पर भाजपा काम कर रही है और जो एहसास करा रही है कि ये हिंदुस्तान अब वाकई सनातनी हिंदुस्तान है, जहां जिसने भी जो भी योगदान दिया है उसका एक तरीके से शुक्रिया। कांग्रेस में कल्चर कभी रहा ही नहीं है, अभी विलुप्त होता जा रहा है। देखिए, कांग्रेस में ये कल्चर कभी नहीं रहा। केवल कांग्रेस में एक परिवार के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना, एक परिवार के प्रति आस्था व्यक्त करना, जो पूरी तरह अंग्रेज कल्चर है कि जो वहां शादी होती है तब भी उन्हीं के प्रति जो गोड और जो शादी कराता है पादरी, तो उसी के प्रति होता। तो दो ही है, ये क्लियर डिफरेंस है
कि एक क्रिश्चियन कम्युनिटी की आइडियोलॉजी कहीं न कहीं झलकती है, और एक क्रिस्टल क्लियर लाइन है कि एक तरफ पूरी तरह भगवान राम और कृष्ण और भगवान शिव उस तक है कि वो अपने नुकसान भी सहन कर ले, तो कई बार ऐसा भी होता है। ठीक है एकलव्य, क्योंकि एक सोच भी होती है कांग्रेस के वाकई में इसको जश्न कर पा रही है कि भाई हम केरल जीत गए। आर तिवारी जी एक मिनट, क्या वाकई में कांग्रेस इस पर महसूस कर पा रही है कि हम जीत गए हैं? उनके परिवार के बारे में भी बता दो आप थोड़ा सा, परिवारवाद के मामले में। मैं यही कह रहा हूं, तो सही आप। देखिए मैं यही कह रहा हूं, देखिए अगर पिता ने सुनिए पिता ने कुछ पाप किया तो उसकी सजा पिता को पुत्र को नहीं मिलनी चाहिए, ये भी सनातन में है। पिता बागी हो सकता है लेकिन पुत्र नहीं हो सकता। अरे पिता सांसद रहे, मंत्री रहे, बेटा मुख्यमंत्री बन गया। भारतीय जनता अरे सर पार्टी उसमें एक और जोड़ लीजिए, माताश्री भी राजनीति में थी। तो भारतीय जनता पार्टी को भी तो देखो, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री है, बेटा सांसद बन जाता है। भारतीय जनता पार्टी का सांसद। अरे सर इंटरेस्टिंग देखिए ना, जनता कितनी बार चुनकर भेजती है, जनता लगातार चुनकर भेजती है। एक मिनट आरती तिवारी जी, आर आर तिवारी जी, आर आर तिवारी जी, आर आर तिवारी जी एक मिनट। मुख्यमंत्री का बेटा बार-बार जमानत जब्त करवाता है, महत्व नहीं है, जनता नहीं है आपके साथ। नहीं भाई बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। अरे सर यही तो कह रहे हैं, अशोक गहलोत जी का बेटा बार-बार जमानत जब्त करवाता है, जब बाहर लेके जाते हो। कांग्रेस ने दी। देखिए अशोक गहलोत जी का बेटा जमानत जब्त कराता है। नहीं इंटरेस्टिंग चीज है, किसी ने नोटिस नहीं किया। आर आर तिवारी जी बहुत बड़ी बात कह गए हैं। ये जनता है, सब एक जानती मिनट, है। आर आर तिवारी जी आप बहुत बड़ी बात कह गए हैं कि कांग्रेस में एक ही परिवार का महत्व है और किसी का कोई महत्व नहीं है। देखिए आप गांधी बहुत बड़ी बात कह गए तो करते ही है नहीं। आर आर तिवारी जी, निर्णय करते आला आर आर तिवारी जी, अरे आपके मुख्यमंत्री का चयन करते हैं पर्ची से। आर आर तिवारी जी, लोकतंत्र के अंदर अरे भाई कहां चले जाते हैं? आर आर तिवारी जी एक मिनट, आर आर तिवारी जी अब एक मिनट एकलव्य, देखिए क्या वाकई में कांग्रेस उस जश्न को महसूस कर पा रही है जो केरल में है? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक नेता का भी कोई बर्थडे हो जाता है ना, तो पूरे स्टेट और देश के अंदर आपको एक सेलिब्रेशन नजर आता है अलग ही तरीके का। केरल की जीत को लेकर ऐसा कांग्रेस में सेलिब्रेशन क्यों नहीं? कांग्रेस के नेता है, एक मिनट सर प्लीज, एक मिनट में दोनों प्रोग्राम प्लीज प्लीज एक मिनट लगा करके जब वो बाहर आए थे, जमानत मिली थी, कैसा स्वागत उमड़ घुमड़ के कर रहे थे कांग्रेस के लोग और बाहर डिनर पार्टी कर रहे थे। एक मिनट इतना दुख है और क्या इस जीत को सेलिब्रेट नहीं किया जा सकता कांग्रेस में? जहां पर भी हर जिला स्तर पर। देखिए विजेंद्र जी, मुझे ऐसा लगता है कि 2014 के पश्चात ये जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वाली जो बीजेपी है, वो मैं ऐसा समझता हूं कि धरातल पे जो जनता से व्यक्तिगत जुड़ाव जो होता है वो इसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। और ये देखिए ये जो इस तरह का सेलिब्रेशन वाला जो कल्चर है, मैं समझता हूं कि ये उसके पश्चात ही हमें ज़्यादा देखने को मिला है। आपको मैं बताऊं विजेंद्र जी, मैं पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे मेरे लिए घटना बहुत ही मैं उसे बहुत बड़ी घटना मानता हूं कि 2024 में जब बीजेपी 300 से 240 पे आ गई तो काफ़ी लोगों को भाई बातें हो रही थी 400 की और 240 पे आ गई बीजेपी। तो उस समय लोगों को लग रहा था कि नरेंद्र मोदी क्या सोच रहे होंगे, क्या कहेंगे लोगों के सामने आके और ये सब। लेकिन आपने देखा होगा कि जिस तरह से उन्होंने आके उसके बावजूद लोगों का, अपने कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। और ठीक है, वो जो उनको एक मोटिवेट करने के हिसाब से, एक नेता होने के हिसाब से बोलना चाहिए, वो उन्होंने बोला, लेकिन उनकी आंखों में मैं समझता हूं कि अगर आप ध्यान से उस वीडियो को आज भी देखेंगे विजेंद्र जी, तो एक दर्द तो दिखाई दे ही रहा था। और मैं समझता हूं कि ये जो हम मोदी जी की सो कॉल्ड बाउंस बैक वेव देख रहे हैं ना, कि महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, हरियाणा और आज बंगाल और असम में जिस तरह से रिपीट किया है, मैं समझता हूं कि उस घटना का, उस सेलिब्रेशन में उन पिक्चर्स का बहुत बड़ा योगदान है। अब ये रहेंगे जनता ने रियलाइज किया और रियलाइज करने के बाद ये तस्वीरें। देखिए मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ऐसा कोई जनता पश्चाताप कर रही हो, लेकिन क्या होता है विजेंद्र जी, रियलाइज शायद हमें फॉर ग्रांटेड नहीं लेना था। रियलाइजेशन इस सेंस का, जैसे विजेंद्र जी देखिए एक सच्चाई है, बीजेपी में भी ऐसे एमएलएज या एमपीज होते हैं जिनके प्रति आप में थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना, एंटी इनकम्बेंसी, क्रोध ये होता है। तो उस समय चुनाव में क्या हो रहा था, बात हो रही थी कि भाई 400 पार जा रहे हैं, तो कई लोगों ने, अपने बीजेपी वाले लोगों ने ऐसा सोचा कि यार इनको हरवा देते हैं, इनको सही सबक मिल जाएगा, 400 नहीं तो 350 तो पहुंच ही जाएंगे। लेकिन उसके बाद उसके चक्कर में क्या हो गया, मैं समझता हूं कि जनता ने उस चीज को उस समय रियलाइज करा था। ठीक है, आर आर तिवारी जी,
क्या कांग्रेस वाकई में अब सही दिशा में है कि भाई हमें क्षेत्रीय दलों को, जो कि खुद कांग्रेस के वोट बैंक को खाकर अपने आप को मजबूत कर रही है, हमें उस कोर वोटर को वापस अपनी तरफ लाना है और उसका तरीका सिर्फ यह है कि स्टेट लेवल पर कोई गठबंधन नहीं, हम नहीं जीत रहे कोई बात नहीं, हमारी राइवल फिलहाल बीजेपी नहीं, उस क्षेत्रीय चुनाव में वो क्षेत्रीय पार्टी है जो हमारे वोट बैंक के साथ चल रही है, उस वोट बैंक को वापस लाना, क्या रणनीति है? ये बात तो सत्य विजेंद्र की, जब से गठबंधन के चक्कर में कांग्रेस ने यूपी में हमने सपा से किया, हमने बिहार में लालू यादव जी से किया, तो ये जो गठबंधन का जो दौर चला कांग्रेस में, उससे हमारे पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ। ये मेरा व्यक्तिगत है सोच, मुझे नहीं मालूम पार्टी का तो हाईकमान का क्या सोच है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि अब कांग्रेस को अपने दम पर खड़े रहना चाहिए। हम जीतेंगे हारेंगे, अगर फसल के बीज को हम पूरे खेत में डालेंगे नहीं विजेंद्र, तो रहेगी हमारी फसल, लहराएगी कहां से? हमने 50 सीटें दे दी, 5 सीटों पे लड़ रहे हैं, कहां क्या हो रहा है? तो हमारा कैडर ही खत्म हो गया। आज मुझे व्यक्तिगत रूप से दुख होता है कि जिस उत्तर प्रदेश की धरती ने भारत को जवाहरलाल दिया, जिस उत्तर प्रदेश की धरती ने हमको लाल बहादुर शास्त्री जैसा विलक्षण प्रतिभा का प्रधानमंत्री दिया, जिस उत्तर प्रदेश की धरती ने हमें इंदिरा गांधी जैसी आयरन लेडी दी जो पाकिस्तान को चीर करके 2 टुकड़े कर सकती, जिस उत्तर प्रदेश ने राजीव गांधी जैसे जिन्होंने पंचायत के चुनाव में महिलाओं का आरक्षण दिया, वहां हम 40 साल से 1, 2, 3 पे सिमट गए। ठीक बात है, क्यों? गठबंधन के हमारा दौर चला। एक जमाना था बंगाल जो राष्ट्रीय वैचारिक रूप से हमारे साथ में था, जो बंगाल की माटी में सुगंध थी, हमने वहां पर कम्युनिस्ट पार्टियों से समझौता किया, आज हम वहां पर नहीं है, बिहार में हम नहीं है। तो ये जो गठबंधन का हुआ वो हमारा वोट शेयर ले गया, सपा बसपा, उससे हमको नुकसान हुआ। सर सारी क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस के ही वोट बैंक पर है, और ये क्या कांग्रेस के नजरिए से अच्छा है कि बंगाल में 294 सीटों पर लड़ जाना? मैं कह रहा हूं 294 के 294 की अगर जमानत जब्त भी हो जाए तो 294 नेता तो खड़े हुए जमीन पर कम से कम। विजेंद्र जी बहुत सही है कि आज न नीति न नेतृत्व, और कांग्रेस के प्रतिनिधि ने स्वीकार किया कि बहुत पुरानी राजनीतिक दल है जिसमें किसी विचारधारा पर टिकने की जगह और इंडी गठबंधन की बैसाखी पर आप है। और देखिए आपने जो चाइना के साथ गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन हमारी विचारधारा है, हम गरीब के लिए, अमीर के लिए वोट दें। आपके पीछे बिल्कुल अरे हम तो हमारे यही उम्मीद करती हूँ। देखिए चाइना की जनसंघ का आपने लुटिया तो वही तो आपने जनता पार्टी बना ली। एक मिनट, देखिए क्या होता है कि जो बड़े पॉइंट होते हैं ना वो बहस में निकल जाते हैं। क्या कहा निमेशा जी आपने अभी? देखिए जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष बार बार चीन की तरफ झुक करके चीन के पक्ष में बार बार बात करते हैं, विदेशी नीतियों पर अनावश्यक टिप्पणियां करते हैं और भारत की सेना से जिस तरह से बार बार जवाब मांगते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं और भारत की जनता भी आहत है। और 5 राज्यों में आपने देखा होगा, स्पेसिफिकली वेस्ट बंगाल हुआ या हमारा असम हुआ, वहां पर भी नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन का विरोध किया। इन सभी का विरोध करने का परिणाम है कि जनता से दूर चले गए। और दूसरा ये आप पत्रकार हैं, मैं कह रहा हूं तिवारी जी मुझे बोलने दीजिए, एक मिनट का समय दीजिए। हमारा नारियों का आरक्षण लागू हो गया नहीं हुआ, मिथिलेश भाई बताओ। आप पीठ पीछे बोलते हैं कि महिलाओं का आरक्षण लागू है या नहीं? लड़ सकती हूँ प्रियंका गांधी वाड्रा कहती है। आप बताओ ये प्रपंच क्यों आप ये कह रहे हैं महिला आरक्षण का क्या? मैं भी सहमत हूँ। नहीं विजेंद्र जी एक सेकंड, एक मुझे ऐसा नारी लगता है शक्ति कि वंदन अधिनियम नहीं है इस वक्त कानून। उन्होंने उससे पहले जो बात करी ना, देखिए विजेंद्र जी जो उत्तर प्रदेश की जो इन्होंने जितने लीडर्स का नाम लिया, जितनी बातें करी, ये सब सही है। और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करना भी एक मिस्टेक थी, ये बात भी सही है। लेकिन एक सेकंड निमिषा जी, समस्या यहां भी आती है विजेंद्र जी कि एक हिंदू काऊ बेल्ट में आप बाबरी मस्जिद पे जो कार सेवा जब हुई तो आप उनके साथ खड़े हो गए जिनने कार सेवकों पे गोली चलाई थी। तो मैं समझता हूं कि इससे परसेप्शन बनता है विजेंद्र जी, सिर्फ गठबंधन का ये नहीं है, आपका ये भी देखती है जनता अल्टीमेटली कि आप कौन सी विचारधारा के साथ या कौन सी विचारधारा के विरोध में खड़े हो गए। ठीक है मिथिलेश, क्या वाकई में इस वक्त 2 चीजें क्लियर हुई? एक मिनट में मेरी बात पूरी तिवारी जी बोल रहे थे, मुझे 1 मिनट बोलने दीजिए सिर्फ।
देखिए अभी जो समय थोड़ा परिवर्तित हो गया है, डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग रहते हैं, जनता खुद एनालिसिस करती है। अब आप देखिए वोट बैंक या झूठा मैनिफेस्टो नहीं रह गया है, अब जनता रिपोर्ट कार्ड देखती है, उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही एंटी इनकम्बेंसी कभी जमाने में रहा है पॉलिटिकल एनालिसिस करने का कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं, अब हैट्रिक की ओर बढ़ रही है, राज्य अब विकास कार्य करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस तो कुछ राज्यों में सिमट गई है, केरल में भी मुस्लिम लीग इनकी सहयोगी पार्टी थी, उत्तर प्रदेश और आप लगातार हार का ठीकरा अपने सर माथे लीजिए। चेहरा एक मिनट, आर.आर. तिवारी जी, आर.आर. तिवारी जी, आर.आर. तिवारी जी, अब ये कहीं और कहिएगा। आर.आर. तिवारी जी, हमने देश के प्रधानमंत्री को ये भी कहते सुना है कि सारे संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का। मैं कह रहा हूं अब ये तो मत कहिए, मत कहिए कम से कम। सबसे पहले पिछड़े लोगों का, अल्पसंख्यकों का, SC लोगों का, पर्टिकुलरली मुस्लिम माइनॉरिटी शब्द का उपयोग अरे करके सर, भारतीय अब जनता पार्टी मत जाइए, मत जाइए, मत जाइए, इन्होंने पूरे देश इससे में हमको मत जाइए बदनाम सर, किया। आप मत जाइए, लेकिन मैं क्या वाकई में इलेक्शन और कुछ भी बता रहे हैं? क्या इलेक्शन ये भी बता रहे हैं? मैं भी तो 10 साल की बात कर रहा हूँ कि बीजेपी जहां जहां जिस स्टेट में वहां की रीजनल फोर्स से गठबंधन करती है, वहां एक दौर के बाद बीजेपी मजबूती से वापस आती है, और जो रीजनल पार्टी होती है वो कमजोर होती है एज कम्पेयर टू बीजेपी। जबकि कांग्रेस के साथ बिल्कुल रिवर्स है, वहां जहां जहां रीजनल फोर्स के साथ कांग्रेस गठबंधन करती है वहां कांग्रेस जीरो की तरफ बढ़ती है और रीजनल फोर्स मजबूत होती है। क्या ये सच नहीं? लोकतंत्र की चतुर्थता पे आरोप लगा एक मिनट में, ये बिल्कुल कड़वा सच है कि भाजपा जिस भी क्षेत्रीय पार्टी के साथ किस स्टेट में एंटर करती है उसके बाद खुद उससे ज्यादा मजबूत हो जाती है। ये कड़वी सच्चाई, चाहे बिहार देख लीजिए, चाहे महाराष्ट्र देख लीजिए। सर रीजनल पार्टियां कांग्रेस को खा गई। तो कांग्रेस के साथ दिक्कत क्या है कि बीजेपी के पास देने को बहुत कुछ है। जब आप देने की स्थिति में होते हैं, जब आप डोनर होते हैं, जब आप दाता होते हैं और सामने वाला ग्राही होता है, तो कई गलतियां कर बैठता है। जैसा अभी पश्चिम बंगाल में ऑर्डर निकाल दिया कि चीफ सेक्रेटरी को कह दिया कि कोई फाइल इधर से उधर नहीं होनी चाहिए, CISF वहां तैनात कर दी गई। तो ये तमाम चीजें जो राजनीति में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है कि आप जनता को फैक्ट के साथ नैरेटिव सेट करिए। इस काम में बीजेपी माहिर है कि वो पूरे फैक्ट जुटाती है और फिर बताती है कि आप करप्ट हो। और जो इंपॉर्टेंट चीज है कि ममता दीदी को पहले ही पता था कि मैं हारूंगी, क्योंकि मालदा में जिस तरीके से एक न्यायिक अधिकारी के साथ बर्ताव हुआ, चाहे मुर्शिदाबाद हो, चाहे तमाम चीजें हैं जो रिपोर्ट्स हैं वो खतरनाक भी रही है कि किसी जमाने में यहाँ जब कम्युनिस्ट का राज था तो मुर्शिदाबाद और मालदा से लगभग 1.25 लाख लोग बांग्लादेशी आते थे। और जिस तरीके से मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या कांग्रेस को कांग्रेस ने ही खत्म किया? देखिए, कांग्रेस को कांग्रेस ने खत्म नहीं किया। एक कांग्रेस में एक सत्ता पाही मदताही, ठीक। बीजेपी में क्या है, चेक सिस्टम है, CM बदल दिया जाता है, पता नहीं लगता। ठीक है, ये भी कांग्रेस में क्या होता है कि जो गांधी परिवार के नजदीक है, ठीक, वो योग्यता से बना या नहीं बना, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले कार्यकाल में, परशुराम मदेरणा जी दूसरे कार्यकाल में, CP जोशी सी तीसरे कार्यकाल में, सचिन पायलट। तो ये जो बीजेपी में नहीं है, बीजेपी में एक थर्ड आई है। सबको लग रहा था राजस्थान में कौन CM बनेगा। नहीं, लेकिन क्या ये भी इत्तेफाक होता है कि जब भी बड़ी तारीखें होती हैं राहुल जी नहीं होते हैं? ये इत्तेफाक देखिए कहीं न कहीं पॉलिटिकल इमेच्योरिटी को दर्शाता, वो बीजेपी के लिए फायदेमंद है। आज के दिन अगर राहुल गांधी केरल की जीत पर जश्न मनाते दिखते तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लगता कि हमारा जो नेता है वो वाकई जाता है कि देश पर वापस कांग्रेस आए। जिस कांग्रेस ने 60 साल इस देश पर राज किया वो वापस कामयाब हो। लेकिन कहीं न कहीं ये जो कमी है, और दूसरा प्रियंका गांधी को इतने आगे आने नहीं दिया जा रहा। जो खुद अमित शाह ने संसद में कहा कि आप अपनी बहन से बोलना सीखिए, ये बताता है कि बीजेपी इस स्ट्रेटेजी पे भी काम कर रही है कि कांग्रेस में बहन भाइयों में भी डिवीजन हो जाए। ठीक, लेकिन विजेंद्र जी, इसमें ना एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है ये जो बीजेपी और कांग्रेस के डिफरेंस की बात हो रही थी ना, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी ने उनमें एक जो डिफरेंशिएटिंग क्वालिटी है वो ये है कि वो विचारधारा पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। आज आप देख रहे हैं ना कि तमिलनाडु और केरला में जो उनकी 0 सीट्स दिखाई दे रही हैं तो लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। 2011 में बंगाल में यही स्थिति थी वो, और मैं आपको बता सकता हूं इसी क्वालिटी की वजह से विजेंद्र जी, मुझे नहीं पता 15 वर्ष लगेंगे या 20 वर्ष लगेंगे, लेकिन इसी क्वालिटी की वजह से यदि अगर वो लोगों के मन में परिवर्तन ला पाएंगे, अपनी विचारधारा को उनके प्रति धरातल पे चला पाएंगे, तो वहां भी आपको वही होते हुए दिखेगा जो आज बंगाल में। लेकिन तमिलनाडु पर आते हैं,
तमिलनाडु में टीवी के जिस तरीके से लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है, क्या इसको सिर्फ, क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ 2 साल में विजय थलापति ने सब कर दिखाया। मैं बताता हूं कि 2011 से लगे हुए हो, उनका एक संगठन है जो लगातार काम करता है, लोगों के साथ कनेक्ट रहता है, उनकी हेल्प करता है, एआईएडीएमके को सपोर्ट करता रहा। लेकिन 2 साल पहले उन्होंने अपनी पार्टी बनाकर इस चुनाव को लड़ा। लेकिन क्या वाकई में 2 एस्टेब्लिश पार्टी को साइडलाइन करके एक अभिनेता के साथ वहां इतना मेजोरिटी आना, आपको लग रहा है सिर्फ इत्तेफाक है? मुझे ऐसा लगता है विजेंद्र जी पर्सनली कि देखिए, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी घटना थी कि, और जितना मैंने तमिलनाडु में जो भी जितना लिमिटेड टाइम्स मुझे वहाँ जाने का अवसर मिला है, देखिए डीएमके जो पार्टी है उसके चीफ मिनिस्टर स्टालिन, उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन स्वयं वहाँ के उप मुख्यमंत्री थे। ठीक है, विचारधारा आपकी हो सकती है, लेकिन ऐसी बात कह देना कि इस धरती से सनातन धर्म का समूल नाश हो जाना चाहिए और वो एक बीमारी है और ये है और वो है, इस तरह की बातें मैं समझता हूं कि कोई भी स्वाभिमानी जनता जो भारत की होगी वो उसे स्वीकार नहीं कर सकती। लेकिन क्योंकि दूसरी तरफ जो कि एआईएडीएमके है या बीजेपी है, उनका अलायंस जो है वो एक जया ललिता जैसा फेस रिप्रेजेंट नहीं कर सका, तो वो वैक्यूम था। उस वैक्यूम को मैं समझता हूं कि जो विजय हैं, टीवी के हैं, उनने उसको ऑक्यूपाई करा है। और एक और बात विजेंद्र जी इसी में ऐड कर दूं कि आपने देखा होगा कि पिछले कई वर्ष से साउथ के जो सबसे बड़े सुपरस्टार रजनीकांत, जो हमेशा सोचते रहे कि मैं राजनीति में कभी आ जाऊं कभी नहीं आ पाऊं, मैं समझता हूं कि बीजेपी और एआईडीएमके की ये असफलता है कि वो उनको इतना मोटिवेट नहीं कर सके। अगर वो आज साथ होते तो आज परिदृश्य वहां भी इससे अलग हो सकता जी, क्योंकि निमिषा जी से भी मुझे एक सवाल है, लेकिन उससे पहले क्या वाकई में एआईएडीएमके को इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ा होगा कि बीजेपी के साथ गठबंधन या अलायंस के साथ वो चली? क्योंकि वहां एक विचारधारा है जो ये मानते हैं कि द्रविड़ जो है वो, जो पूरा नॉर्थ बेल्ट जो एक तरीके से ओवरलैप करता है, वो नहीं होना चाहिए और उनकी एक अलग आइडेंटिटी होनी चाहिए। क्या एआईएडीएमके को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा हो? देखिए, एआईएडीएमके के साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी कि वो टुकड़ों में बटी हुई थी, और जिस स्टाइल में कि द्रविड़ सबसे श्रेष्ठ होते हैं, भले वो हार गए स्टालिन, लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने द्रविड़ गौरव को जनता से जोड़ा, इसलिए वो एआईडीएमके से आगे हैं। लेकिन टीवी के ने, जो मैंने कहा ना, रेवड़ी स्टाइल में जो बड़ी रेवड़ी बांटी, वो रेवड़ी कहीं न कहीं काम कर गई। दूसरा, वहां एक फैन फॉलोइंग होती है, एक पर्सन के पीछे भगवान की दीवाने होते, भगवान की तरह पूछते हैं। हमने जब जयललिता की डेथ हुई तब भी देखा। तो कहीं न कहीं ये जो साउथ की पॉलिटिक्स है वो थोड़ी डिफर है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि टीवी के जीतने से, जो कि एक मुख्यमंत्री की पत्नी के गर्भ में ही मुख्यमंत्री पैदा होता है, उस मिथक को तोड़ने में तमिलनाडु की जनता ने बहुत बड़ा काम करके दिखाया है कि हम एक आम आदमी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं। ये डेमोक्रेसी के लिए, भारतीय लोकतंत्र के 75 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूं। ठीक है, निमिषा गौड़ जी, अब तमिलनाडु पर जरा बताइए मैम, क्या परिणाम सुखद हो सकते थे? कुछ गलतियां हुई जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक राजनीतिक दल है जो अपने विचारों से कभी समझौता नहीं करता और सतत निरंतर प्रयास करता रहता है। 2011 में हमारी वेस्ट बंगाल में एक भी सीट नहीं थी और 26 में आप देखिए हमने पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। तो आने वाले समय में, मैं अपनी बात की शुरुआत इसी से गई थी, भारत एक है, भारत अखंड है, और भाजपा का तो नारा यही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आने वाले समय में तमिलनाडु, केरल और संपूर्ण दक्षिण भारत, जो कि ऑलमोस्ट भारतीय जनता पार्टी का हो चुका है, और एनडीए के गठबंधन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, गठबंधन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हमारे भारत के गृह मंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि स्वामी विवेकानंद जी की धरती, सुभाष चंद्र बोस की धरती, चैतन्य महाप्रभु की धरती, और उसका स्वप्न सोनार बंगला हम साकार करेंगे। सोनार बंगला का देखिए, मैं ये मानती हूँ आर तिवारी जी, सम्मानीय एक वरिष्ठ प्रतिनिधि, जब आप बीच में बोल रहे हैं मैं कमेंट नहीं करती हूँ, मैं ये एक्सपेक्ट आपसे भी करूंगी। और सबसे बड़ी बात है, भाजपा की वैचारिक अधिष्ठान में, इस वैचारिक अधिष्ठान में, और आज ये 5 राज्यों में हमने 2 में पूर्ण बहुमत के साथ में आगे बढ़े हैं। और तो आप ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में सोनार बंगला का स्वप्न जो हमारे बोल रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि अगले 10 साल के बाद सिर्फ एक ही पार्टी बचेगी देश में। देखिए, तस्वीर आप बता रहे हैं आर तिवारी जी, जिस तरीके से देश के नक्शे को अगर आप देखेंगे सर, तो 22 राज्य ऐसे हैं जहां या तो बीजेपी है,
या एनडीए है? आपको लगता नहीं है कि जिस अंदाज में कांग्रेस पॉलिटिक्स कर रही है, ऐसा ना हो कि एक अंग्रेजी में शब्द है एंडेंजर्ड स्पीसीज, ऐसा तो नहीं है कि इस भारत के नक्शे पर कांग्रेस वही हो जाए? देखो विजेंद्र, ये कल्पना तो भारतीय जनता पार्टी के विश्व गुरु भी कर चुके हैं। अरे वही ये तो हो कभी रहा है सर। होगा ही नहीं। आप तो ये एक बताइए, जमाने नेता में भारतीय प्रतिपक्ष का है जनता पार्टी, आपके? मैं कह रहा हूँ आपकी मूल पार्टी का नाम बताओ कांग्रेस के निशा। नेता प्रतिपक्ष कौन सी विदेशी जनसंघ गोपनीय के यात्रा में बाद गए, ये में तो जब बता इनका दीजिए। झंडा डंडा बिका तो ये जनता और पार्टी ये में तो बता शामिल हो दीजिए गए। कौन सी सत्ता गोपनीय चाहिए। यात्रा पर गए? और जब जनता दल का झंडा चाइना डंडा की बिका तो चाइना भारतीय के जनता सपोर्ट में पार्टी गए, चाहिए। पाकिस्तान की सत्ता आवाज लोगों पे निकालते, भारतीय जनता झूठ पार्टी का वाले झूठा देश की तड़का जनता के पवन साथ खेड़ा इनका का क्या लेना देना? पेड़ा अब देश को दिखाएगा आजाद असम। कराने वाली पवन कांग्रेस खेड़ा पार्टी कहाँ गए? सत्ता में रहे आपका नहीं फैसला रहे, इतनी देश के दोयम दर्जे लोगों की के राजनीति, लिए विजेंद्र वो जी। 80 अच्छा, एक मिनट, परिवार एक में मिनट। झूठे आरोप, भाई एक एक करके बोल हम दीजिए ना। लोगों में देखिए, आर तिवारी जी, झूठे आरोप आर लगाए एक इन्होंने। मिनट मैम, आर तिवारी जी, तो अभी ये आजादी वाली कांग्रेस है या कांग्रेस आई इंदिरा गांधी जी वाली आजादी वाली कांग्रेस है? कांग्रेस ये वो कौन सी कांग्रेस है? 1885 में जो थी वो आज भी है। अरे सर, कांग्रेस मैं कह आई रहा हो गई हूं, थी जो आजादी जमीनी के जी, लिए दीवाने क्या ये थे, कांग्रेस आज आई नहीं है इस वक्त? आज भी गांधी परिवार ने सीने पे गोलियां खाई है। ये कांग्रेस आई है। गांधी वो ही है। सुनिए सुनिए ये आर तिवारी जी, ये कांग्रेस आई है, इसमें कोई शक-शुबा नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज है कि जो बीजेपी ने बंगाल में किया, जनसंघ से जनता दल के बारे में बोलना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इम्पोर्टेंट चीज है कि भारतीय जनता पार्टी कोई चीज नई आए, लेकिन नई आके अब कामयाब हो जाए। दुनिया कामयाबी को गीत गाती है, उगते हुए सूरज को पानी देती है, ढलते हुए सूरज को कोई पानी नहीं देता है। जो इंपॉर्टेंट चीज है कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी कितनी स्ट्रांग थी बंगाल जीतने के लिए। पुरुलिया में 29 मार्च को ममता दीदी ने कहा कि अगर बीजेपी आ गई तो आपको मछली भात नहीं खाने देगी, अंडे नहीं खाने देगी। और आप देखिए बीजेपी ने मंगलवार के दिन अनुराग ठाकुर को बैठाकर बाकायदा तिलक लगाकर और ये साबित किया कि खाने पीने से धार्मिक आस्था का कोई सरोकार नहीं है। और इंटरेस्टिंग है कि बिहार के चुनाव में वही मछली विवाद बनी और वही मछली विवाद बनी। तो ये जो बीजेपी की जो मिथिलेश जी, एकलव्य जी, बहुत शुक्रिया। इस चुनाव ने बहुत कुछ बताया है। मंथन कीजिए, पार्टियों को भी मंथन करना चाहिए, वोटर को भी मंथन करना चाहिए, क्योंकि जिस एक वोट के जरिए आप अपनी सरकार चुनते हैं वो अगले 5 साल आपके विकास की रूपरेखा को चुनता है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।